बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फैबन सोसाइटी इमरान सीरीज़ नावल बाय मज़हर कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। ऑस्कर अपने मखसूस ऑफिस में मौजूद था कि कमरे का दरवाज़ा खुला। ऑस्कर ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा और दरवाजे से ब्लैक को अंदर दाखिल होते देखकर इसके चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट रेंग गई। आओ बैठो ब्लैक, रस्मी सलाम दुआ के बाद ऑस्कर ने कहा तो ब्लैक मेज़ की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठ गया। तैयारा चार्टर्ड करा कर आए हो, इसलिए इतनी जल्दी पहुंच गए हो? हाँ, क्या हुआ? आपके आदमियों ने कोई इतला दी है? अभी तक तो कोई इतला नहीं मिली। हालांकि रिचर्ड का पूरा ग्रुप होटल के गिर्द और अंदर मौजूद है। आपने इन्हें क्या चेक करने के लिए कहा है? मैंने इसे कहा है कि जो कोई भी ऑस्कर का नाम पूछे या इसके बारे में मालूमात हासिल करे, इसे बेहोश करके ब्लैक रूम में पहुंचा दिया जाए। किसी चेकिंग की ज़रूरत नहीं है, चेकिंग बाद में होती रहेगी। ओह, गुड शो बॉस, आपने वाकई इंतहाई जहानत से काम लिया है। इमरान और इसके साथी मेकअप के माहिर हैं और आपके आदमी तो वैसे भी इन्हें नहीं पहचानते, इसलिए चेकिंग की यही सूरत हो सकती है। मैंने भी तवील अरसा एजेंसियों में काम किया है ब्लैक। ये और बात है कि जब से फैबन सोसाइटी ज्वाइन की है मैं फील्ड में काम नहीं कर रहा, लेकिन बहरहाल जहन तो काम कर ही रहा है। यस बॉस, लेकिन क्या आपने होटल के आला हुकाम को भी इस बारे में ब्रीफ कर दिया है या नहीं? होटल के आला हुकाम? क्या मतलब? बॉस, इमरान आम अंदाज में काम नहीं करता। ये ज़रूरी नहीं है कि वो होटल के वेटरों या अमले से ही पूछगछ करे। वो जनरल मैनेजर से बराह रास्त भी मिल सकता है और इससे भी आपके बारे में मालूमात हासिल कर सकता है। ओह हाँ, वाकई इस पॉइंट का तो मुझे ख्याल ही ना रहा था। मैं बात करता हूँ। हेलो, ऑस्कर ने कहा। फ्रैंक बोल रहा हूँ मिस्टर ऑस्कर, जनरल मैनेजर फ्रैंक। दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी तो ऑस्कर बेख्तियार चौंक पड़ा। इसने मायनी खेज नज़रों से सामने पड़े हुए ब्लैक की तरफ देखा तो ब्लैक भी चौंक पड़ा और इसने हाथ बढ़ाकर लाउडर का बटन ऑन कर दिया। ओह, आप कैसे फ़ोन किया है? ऑस्कर ने हैरत भरे लहजे में कहा तो दूसरी तरफ से फ्रैंक ने इसे बताया कि ग्रेट टेंट की माइकल कॉरपोरेशन के डायरेक्टर मार्केटिंग मिस्टर रोजवैन का फ़ोन आया था और वो ऑस्कर के बारे में पूछ रहा था। और फिर जनरल मैनेजर ने खुद ही इसे बताया कि इसने इस आदमी के नाम की मौजूदगी से इनकार कर दिया है। जनरल मैनेजर फ्रैंक ने कहा कि इसने फ़ोन इसलिए किया है कि कहीं रोजवैन इनका आदमी ना हो। फिर ऑस्कर ने इससे कॉल चेक करने के बारे में पूछा तो जनरल मैनेजर ने बताया कि इसने कॉल चेक नहीं की, जिस पर ऑस्कर ने इसे हिदायत की कि अब अगर कॉल आए तो वो इसे ज़रूर चेक करे। और फिर दूसरी तरफ से ठीक है के अल्फाज सुनकर ऑस्कर ने रिसीवर रख दिया। यहाँ से इस जनरल मैनेजर का कमरा चेक करने का कोई सिस्टम है? हाँ है, लेकिन क्यों? मेरी छठी हिस्स कह रही है कि ये जनरल मैनेजर फ्रैंक नहीं बल्कि इमरान बोल रहा है। जल्दी करें, हमें चेकिंग करनी है। आओ मेरे साथ, ऑस्कर ने उगबी दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा और ब्लैक भी उठकर इसके पीछे चल पड़ा। उगबी दरवाजे के पीछे एक छोटी सी राहदारी क्रॉस करके वो एक और कमरे में पहुंच गए। यहाँ पूरी दीवार के साथ एक कदे आदम मशीन फैली हुई थी। खासा जदीद इंतज़ाम है, ब्लैक ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, ऑस्कर ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर इसने मशीन के एक छोटे हिस्से को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। इस हिस्से पर मुख्तलिफ छोटे छोटे मुख्तलिफ रंगों के बटन जलने बुझने लगे और फिर इस हिस्से पर स्क्रीन यकलख धमाके से रोशन हो गई। पहले तो चंद लम्हों तक इस पर आड़ी तरछी लकीरें सी नज़र आईं और फिर एक मंजर उभर आया तो ऑस्कर के साथ साथ ब्लैक भी मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन उछल पड़ा। स्क्रीन पर एक शानदार ऑफिस नज़र आ रहा था, लेकिन वहाँ 4 अफराद मौजूद थे जिनमें एक औरत थी। वो दरवाजे के करीब खड़ी थी, जबकि मेज़ के करीब एक आदमी ने फ्रैंक पर मशीन पिस्टल तान रखा था और तीसरा इनके करीब खड़ा था। ओह ओह, ये इमरान और इसके साथी हैं। ओह ओह, इन्हें फौरी हलाक होना चाहिए, फ़ौरन, वरना ये यहाँ पहुँच जाएंगे। लॉर्ड साहब का हुक्म है कि इन्हें बेहोश किया जाए और बेहोश करने के आलात तो यहाँ मौजूद हैं, हलाक करने के नहीं। तो फिर जल्दी करें, ब्लैक ने कहा तो ऑस्कर ने मशीन के एक हिस्से को तेज़ी से ऑपरेट करना शुरू कर दिया। ओह, इन्होंने इसे मार गिराया है, जल्दी करें बॉस, ब्लैक ने, जो अभी तक स्क्रीन पर मौजूद मंजर देख रहा था, चीखते हुए कहा। इसी लम्हे ऑस्कर ने एक बड़ा सा बटन प्रेस कर दिया। ओह हाँ, ये बेहोश हो गए हैं।
ब्लैक ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा तो ऑस्कर पीछे हटकर इसके करीब आया तो इसने देखा कि अब वो चारों अपराधी फर्श पर टेढ़े मेढ़े अंदाज में पड़े हुए थे। तुम यहीं ठहरो ब्लैक, मैं इनके ब्लैक रूम में पहुंचाने के ऑर्डर्स कर दूं। ऑस्कर ने कहा और तेज़ी से मुड़कर वो भी दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जबकि ब्लैक होंठ पीछे खामोश खड़ा था। कुछ देर बाद ऑस्कर भी वापस आ गया और फिर इसी लम्हे जनरल मैनेजर के कमरे का दरवाज़ा खुला और 4 आदमी अंदर दाखिल हुए। इनमें से 3 ने जनरल मैनेजर के अलावा बाकी 3 अफराद को उठाकर कांधों पर लादा और फिर तेज़ी से वापस इसी उगबी दरवाजे की तरफ बढ़ गए, जबकि चौथे आदमी ने जेब से एक इंजेक्शन निकालकर जनरल मैनेजर को लगाना शुरू कर दिया तो ऑस्कर ने मशीन ऑफ कर दी। आओ, तुमने बर्वक्त कार्रवाई कराकर इन्हें बेहोश करा दिया है, वरना ये खतरनाक लोग यहाँ हमारे सरों पर अचानक पहुँच जाते। और तुम्हारी ये बात भी दुरुस्त साबित हुई कि इन्होंने बराह रास्त जनरल मैनेजर पर हाथ डाल दिया था। बॉस, मेरी तजवीज़ है कि इन लोगों को बेहोशी के आलम में ही हलाक कर दिया जाए। घबराओ नहीं ब्लैक, अब इनकी रूहें भी हमारी मर्जी के बगैर आज़ाद नहीं हो सकती। ऑस्कर ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन क्या आप इन्हें होश में ले आएंगे? ब्लैक ने कहा। नहीं, पहले मैं इनके मेकअप वॉश कराऊंगा और अगर ये लोग एशियाई हुए तो फिर इन्हें होश में लाए बगैर लॉर्ड साहब को रिपोर्ट दे दूंगा। फिर जैसे वो हुक्म देंगे वैसे ही होगा। लेकिन अगर इनके मेकअप वॉश ना हुए तो फिर इन्हें होश में लाकर पूछगछ करूंगा और फिर इसके बाद अगर ये वाकई मतलूबा लोग हुए तो लॉर्ड साहब को रिपोर्ट दूंगा, वरना गोलियां मारकर इनकी लाशें बरकी भट्टी में डलवा दूंगा। सब मंजर अपनी आंखों से देखने के बावजूद अभी तक आपको शक है कि ये इमरान और उसके साथ ही नहीं है। वो आदमी जिसने मशीन पिस्टल तान रखा था वो इमरान है, ब्लैक ने होंठ चबाते हुए कहा। होगा, लेकिन ब्लैक, फेबन सोसाइटी में लॉर्ड का हुक्म देवता की तरह माना जाता है, समझे? इसलिए मैं इनके हुक्म की किसी सूरत भी खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। और फिर तुम मेरे साथ मौजूद हो, इसलिए तुम आखिर इतने घबरा क्यों रहे हो? ठीक है, ब्लैक ने तवील सांस लेते हुए कहा और ऑस्कर ने फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इमरान की आंखें खुली तो चंद लम्हे तक तो इसके जहन पर धुंध सी छाई रही, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका शऊर बेदार होता गया। इसके साथ ही इसे माहौल का अंदाज़ा हो सका। इसने चौंक कर लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन दूसरे लम्हे वो बेख्तियार एक तवील सांस लेकर रह गया, क्योंकि इसका जिस्म एक लोहे की कुर्सी पर रॉड्स में जकड़ा हुआ था। ये एक काफ़ी बड़ा कमरा था जिसमें टॉर्चिंग के कदीम और जदीद आलात बैक वक्त ही मौजूद थे। इसके साथ ही दूसरी कुर्सी पर भी इसके साथी मौजूद थे और एक आदमी सबसे आखिर में मौजूद सालेहा के बाजू में इंजेक्शन लगा रहा था। इमरान ने रॉड्स को चेक करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही इसके लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई, क्योंकि इसने चेक कर दिया था कि रॉड्स का सिस्टम उगबी पायों के बजाय सामने स्विच पैनल में था। वहाँ मौजूद मखसूस साख के सुर्ख बटनों की एक पूरी कतार मौजूद थी। इसी लम्हे इंजेक्शन लगाने वाला वापस मुड़ा। हम कहाँ हैं मिस्टर? इमरान ने इस आदमी से मुखातिब होकर कहा। ब्लैक रूम में। इस आदमी ने इंतहाई रूखे लहजे में जवाब दिया और तेज़ी से हॉल के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। फिर इससे पहले कि इमरान कोई और सवाल करता, वो दरवाज़ा खोलकर दूसरी तरफ गायब हो गया और दरवाज़ा इसके उक़ब में बंद हो गया। इसी लम्हे टाइगर ने किसमिसाना शुरू कर दिया। जॉर्डन, होश में आओ, इमरान ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा। इसने जानबूझकर ये अल्फाज कहे थे क्योंकि इसे बहरहाल ख़तरा था कि इस हॉल में आवाज़ें किसी दूसरी जगह ना पहुंच रही हों और टाइगर गलती से पाकिस्तानी ज़बान में ना बोल पड़े। ओह बॉस माइकल, ये हम कहाँ हैं? टाइगर ने होश में आते ही हैरत भरे लहजे में कहा। बताया तो यही गया है कि ये ब्लैक रूम है, हालांकि ये तो खासा रोशन कमरा है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसी लम्हे सालेहा ने भी किसमिसाना शुरू कर दिया। मिस मारिया, जल्दी होश में आओ, वरना तुम्हें वो लोग दूसरा इंजेक्शन ना लगा दें, इमरान ने जानबूझकर सालेहा से मुखातिब होकर कहा और सालेहा चौंक कर इसकी तरफ देखने लगी। ये हम कहाँ हैं मिस्टर माइकल? मैंने पहले ही जॉर्डन को बता दिया है कि इसे ब्लैक रूम कहा जाता है, हालांकि ये काफ़ी रोशन कमरा है, इमरान ने जवाब दिया। और फिर इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, हॉल का दरवाज़ा खुला और एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। इसके पीछे दूसरा आदमी था और इमरान इसे देखकर बेख्तियार हल्का सा मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो इसे पहचान गया था। ये इसका दोस्त ब्लैक था। हालांकि ब्लैक ने बड़ी महारत से मेकअप कर रखा था, लेकिन इमरान इसके कदो कामत के साथ साथ इसके चलने के मखसूस अंदाज से ही इसे पहचान गया था। इसके पीछे वही आदमी था जिसने इन्हें होश दिलाया था, लेकिन अब इसके हाथ में मशीन गन थी। वो दोनों सामने दीवार के साथ मौजूद कुर्सियों पर बैठ गए, जबकि मशीन गन बरदार इनके साथ बड़े मुस्तैद अंदाज में खड़ा था। तुम अली इमरान हो और तुम्हारा ताल्लुक़ पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है, क्यों? सबसे पहले आने वाले आदमी ने कहा तो इमरान इसकी आवाज़ सुनते ही समझ गया कि ये ऑस्कर है, क्योंकि वो पहले लॉर्ड लॉक्सन के लहजे में और बाद में जनरल मैनेजर फ्रैंक के लहजे में इससे बातचीत कर चुका था। क्या पाकिस्तान अहमकों का मुल्क है मिस्टर? क्या मतलब?
क्या कहना चाहते हो तुम? ऑस्कर ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में पूछा। इसका अंदाज ऐसा था जैसे इसे इमरान की बात का मतलब समझ ना आया हो, जबकि ब्लैक खामोश बैठा हुआ था, लेकिन इसका एक हाथ इसकी जेब में था और इसकी नज़रें इमरान पर इस तरह जमी हुई थीं जैसे इसे खतरा हो कि इमरान बैठे बैठे अचानक गायब भी हो सकता है। हम ग्रेटलैंड के बाशिंदे हैं, क्या पकेशिया वाले अहमक लोग हैं कि ग्रेटलैंड के बाशिंदों को अपनी सीक्रेट सर्विस में शामिल करेंगे? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हारे मेकअप वॉश नहीं हो सके, हालांकि सादा पानी से भी इन्हें वॉश करने की कोशिश की गई है, लेकिन इसके बावजूद मुझे यकीन है कि तुम अली इमरान हो और ये तुम्हारे साथी हैं। ऑस्कर ने मुंह बनाते हुए कहा। अगर तुम कंफर्म हो तो फिर हमसे पूछने की क्या ज़रूरत है? वैसे तुम्हारी इत्तला के लिए बता दूं कि मेरा नाम माइकल है और ये मेरे साथी जॉर्डन और मारिया हैं। अलबत्ता तुम अपना तारुफ करा दो। मेरा नाम ऑस्कर है। तुमने जनरल मैनेजर फ्रैंक से मुझ तक पहुंचने का रास्ता मालूम करने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ उठवा कर बुलवा लिया है। बोलो, तुम कौन हो और मुझ तक क्यों पहुँचना चाहते थे? ओह, तो तुम हो ऑस्कर। गुड शो, फिर तो तुमसे बात हो सकती है। लेकिन ये तुम्हारे साथ कौन है? इसे बाहर भेज दो। ये मेरा साथी है। जो कुछ कहना है इसके सामने कह दो। सोच लो, हो सकता है कि इसराइल इस बात को पसंद ना करे। इसराइल? क्या मतलब? हमारा ताल्लुक इसराइल से है, लेकिन तुम तो ग्रेटलैंड के बाशिंदों हो। तो क्या ग्रेटलैंड के बाशिंदों का इसराइल से ताल्लुक नहीं हो सकता? ठीक है, मान लिया कि तुम्हारा ताल्लुक इसराइल से होगा। फिर इसराइली हुकाम ने हमें तुम्हारे पास भेजा है। अच्छा, क्यों? इसलिए कि तुम्हारी जगह हम फेबन सोसाइटी का चार्ज संभाल लें। इमरान ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा तो ऑस्कर एक बार फिर हंस पड़ा। मैंने तो तुम्हारी बड़ी तारीफ़ें सुन रखी थी, लेकिन तुम तो इंतहाई अहमक आदमी हो। मेरी तारीफ़ें तुमने सुन रखी हैं? मेरी तो तुमसे मुलाकात ही पहली बार हो रही हो। तुम अली इमरान हो, ये बात तो तय है, चाहे मेकअप वॉश हो या ना हो। लेकिन तुम मुझे जो कहानी सुनाने की कोशिश कर रहे हो वो इस कदर अहमकाना है कि अब मुझे वाकई शक पड़ने लग गया है कि या तो तुम अली इमरान नहीं हो या फिर तुम जानबूझकर अपने आप को इंतहाई अहमक जाहिर करने की कोशिश कर रहे हो। ऑस्कर ने कहा। मिस्टर ऑस्कर, इसराइली हुकाम को इत्तला मिल चुकी है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस फेबन सोसाइटी के खिलाफ काम करने का फैसला कर चुकी है और इन्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम या तुम्हारे साथी फेबन सोसाइटी के हेडक्वार्टर का दिफा ना कर सकेंगे। इसलिए इन्होंने कहा है कि तुम्हारी जगह फेबन सोसाइटी के हेडक्वार्टर का चार्ज हम ले लें। लेकिन इन्हें खदशा था कि अगर तुम तक इत्तला पहुंच गई तो तुम लॉर्ड लॉक्सन को इत्तला कर दोगे, जबकि इसराइली हुकाम इस वक्त तक लॉर्ड लॉक्सन तक ये इत्तला ना पहुँचाना चाहते थे जब तक कि हम तुम्हारी जगह ना ले लें। इसलिए हमें इस अंदाज में कार्रवाई करना पड़ी थी। इमरान ने इस बार इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तो ये बात है। ठीक है, फिर तो तुम्हारा को हलाक करना इंतहाई ज़रूरी हो गया है, ऑस्कर ने कहा और इसके साथ ही इसने मशीन गन बरदार की तरफ देखा। यस बॉस, इस आदमी ने चौंक कर कहा। इन तीनों को गोलियों से उड़ा दो, ऑस्कर ने तकमाना लहजे में कहा। यस बॉस, इस मशीन गन बरदार ने जवाब दिया और इसके साथ ही इसने तेज़ी से मशीन गन सीधी कर ली। रुक जाओ, अचानक ब्लैक ने हाथ उठाकर इसे रोकते हुए कहा। वो पहली बार बोला था और इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। अब क्या हुआ? तुम तो खुद इन्हें फौरी तौर पर हलाक करने के लिए कह रहे थे। बॉस, अगर इन्हें इस तरह हलाक कर दिया गया तो हम हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते कि ये लोग दरअसल कौन हैं। इसलिए आप पहले लॉर्ड साहब से बात करें, वो इसराइली हुकाम से पूछ सकते हैं, इसके बाद ही इनके बारे में फ़ैसला हो सकता है। ठीक है, फिर तुम यहीं रुको क्योंकि तुम ही इन्हें चेक कर सकते हो। मैं जाकर लॉर्ड साहब से बात करता हूँ, तुम भी बाहर जाकर खड़े हो जाओ। ब्लैक ने इस बार मशीन गन बरदार से सख्त लहजे में कहा तो वो सर हिलाता हुआ मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। मुझे मालूम है इमरान कि तुमने मुझे बावजूद मेकअप के पहचान लिया है, क्योंकि मैंने तुम्हारे चेहरे पर मखसूस मुस्कुराहट देख ली थी। बहरहाल, मैंने ऑस्कर के आदमी को इसलिए बाहर भिजवा दिया है कि मैं तुमसे चंद ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। कौन सी बातें? मेरा वादा है कि फेबन सोसाइटी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आइंदा कोई काम नहीं करेगी। क्या तुम फेबन सोसाइटी को इसके हाल पर नहीं छोड़ सकते? ब्लैक ने कहा। क्या तुम्हारा वादा इसराइली हुकाम और लॉर्ड डॉक्सन दोनों पर हावी है? ये मेरा काम है और तुम अच्छी तरह जानते हो कि ब्लैक जो कुछ कहता है वो करता है। वादा करने से पहले अच्छी तरह सोच लो। मुझे मालूम है कि तुम ये वादा ना निभा सकोगे क्योंकि फेबन सोसाइटी ने अपने मकासद तब्दील कर लिए हैं। मुझे काफ़ी अरसे से मालूम था कि तुम सरकारी एजेंसी में काम करने के साथ साथ खुफिया तौर पर इस सोसाइटी के लिए भी काम करते हो, लेकिन मैंने ये बात तुम्हें इसलिए नहीं बताई कि फेबन सोसाइटी का मिशन इस वक्त ग्रेटलैंड के निज़ाम में हुकूमत के ख़िलाफ़ काम करना था। इसलिए ये मामला हुकूमत ग्रेटलैंड का था, हमारा नहीं था। लेकिन अब फेबन सोसाइटी ने अपने मकासद तब्दील कर लिए हैं। अब इसने इसराइल की सरपरस्ती हासिल कर ली है और इसराइलियों को मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ कि इनका असल टारगेट मुस्लिम ममालिक और ख़ास तौर पर पाकिस्तान है। वो अब फेबन सोसाइटी के नेटवर्क को मुस्लिम ममालिक के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल करेंगे
और तुम ऑस्कर जैसे आदमी को बॉस कह रहे हो? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन वो बोल वैसे ही बदले हुए लहजे में रहा था। मुझे मालूम है इमरान कि तुम और तुम्हारे साथी किसी भी वक्त इंतहाई हैरत अंगेज तौर पर सिचुएशन तब्दील कर सकते हैं। मैंने वाकई अपने तौर पर यह कोशिश की थी कि तुम्हें होश में लाने से पहले ही हलाक कर दिया जाए, लेकिन लॉर्ड लॉक्सन की वजह से मेरी बात ना मानी गई। लेकिन अब मैंने गौर किया है तो दोनों ही सूरतें ज़ाती तौर पर मेरे खिलाफ जाती हैं। अगर तुम रिहा हो गए तो लामहला तुमने फैबन सोसाइटी के साथ साथ मेरे खिलाफ भी काम करना है, और अगर तुम रिहा ना हुए तो मुझे सारी उम्र तुम्हारी हलाकत पर अफसोस रहेगा। तुम मेरी हलाकत की फ़िक्र ना करो। हम मुसलमानों को ईमान है कि मौत का एक वक्त अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर है। जब वो वक्त आएगा तो फिर तुम तो क्या, दुनिया की कोई ताकत मुझे मौत से ना बचा सकेगी। लेकिन जब तक ये वक्त नहीं आता तब तक पूरी दुनिया की ताकतें भी मिलकर मेरा बाल भी बीका नहीं कर सकती। तुम अपने बारे में सोचो तो ज़्यादा बेहतर है। क्या तुम मुझे कुछ वक्त दे सकते हो कि मैं लॉर्ड लॉक्सन और ऑस्कर से फ़ाइनल बात कर लूँ? वक्त से तुम्हारा क्या मतलब है? यही कि तुम मेरी वापसी तक सिचुएशन तब्दील नहीं करोगे। ब्लैक ने कहा, तुम रिस्क क्यों लेते हो? बाहर मुसल्ला आदमी मौजूद हैं, इसे अंदर खड़ा कर दो, बाकी रहे तो हम। तो जाहिर है कि हमें बहरहाल अपने तौर पर जद्दोजहद करनी ही है। अगर मैं मुसल्ला आदमी को ना रोकता तो तुम अब तक हलाक हो चुके होते। तुम अब इस मुसल्ला आदमी को हुक्म देकर देख लो, इमरान ने कहा। तो ब्लैक ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया और फिर वो उठकर खड़ा हो गया। अंदर आ जाओ रिचर्ड, ब्लैक ने दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए ऊंची आवाज़ में कहा। तो मुसल्ला दरवाज़ा खुला और मुसल्ला आदमी अंदर आ गया। यस सर, मुसल्ला आदमी ने अंदर आकर कहा। यहाँ दरवाजे के पास खड़े हो जाओ और पूरी तरह होशियार रहना। अगर ये कोई हरकत करें तो बेशक गोलियों से उड़ा देना, लेकिन अगर ये कोई हरकत ना करें तो फिर इन्हें हलाक करने की ज़रूरत नहीं है। ब्लैक ने इस आदमी जिसे रिचर्ड कहा गया था इससे मुखातिब होकर कहा। यस सर। इमरान, प्लीज़ मेरी वापसी तक कुछ ना करना। मुझे यकीन है कि मैं लॉर्ड साहब को मना लूँगा। कोशिश कर देखो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो ब्लैक सर हिलाता हुआ तेज़ कदम उठाता कमरे से बाहर चला गया। मिस्टर रिचर्ड, इत्मीनान से खड़े हो जाओ। हम तो रॉड्स में जकड़े हुए हैं, हम कैसे हरकत कर सकते हैं? तुम्हारे बारे में बताया तो यही गया है कि तुम दुनिया के इंतहाई ख़तरनाक तरीन एजेंट हो, इसलिए बहरहाल मुझे मोहतात तो रहना होगा, रिचर्ड ने जवाब देते हुए कहा। वो दरवाजे की साइड पर दीवार से तकरीबन 1 फीट आगे खड़ा था। इमरान की नज़रें इस पर जमी हुई थीं क्योंकि वो इस स्विच पैनल के बिल्कुल सामने खड़ा था, जिस पर कुर्सियों के रॉड्स खोलने और बंद करने के बटन मौजूद थे। लेकिन रिचर्ड का अंदाज़ बता रहा था कि वो वाकई चौकन्ना और मोहतात है। क्या हमने सिर्फ बातें ही करनी है या इन कुर्सियों से छुटकारा भी हासिल करना है? अचानक सालेहा ने मखसूस कोड में बात करते हुए कहा। तो इमरान और टाइगर दोनों ही चौंक पड़े। क्या तुम अपने आप को इन रॉड्स की गिरफ्त से निकाल सकती हो? इमरान ने भी इसी रॉड के तहत पूछा। नहीं, ये रॉड्स खुसूसी साख्त के हैं और ख़ासे तंग हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरे जहन में एक तरकीब आई है। ये आदमी स्विच पैनल के सामने खड़ा है और मेरे पैरों में ऐसी जूती मौजूद है जिसे मैं एक पैर की मदद से बग़ैर इसे मालूम हुए उतार सकती हूँ। मैं इस जूती को पूरी कुव्वत से इस आदमी के सीने पर मार सकती हूँ। इस तरह यह आदमी अचानक पीछे हटेगा और लामहला इसके पेस्ट स्विच पैनल से टकरा जाएगी। लेकिन तुम खासी साइड पर हो, अगर निशाना ख़ता हो गया तो ये फायर खुल सकता है। आप सिर्फ इजाज़त दें फिर देखें। ठीक है, कोशिश तो बहरहाल होनी चाहिए। ये तुम आपस में किस ज़बान में बातें कर रहे हो? इसे ज़बान खल्क कहा जाता है, यानी आम लोगों की ज़बान, और कहा जाता है कि ज़बान खल्क दरअसल खुदा की तरफ से मनादी होती है। इमरान की ज़बान एक बार फिर रवां हो गई तो रिचर्ड बेख्तियार हंस पड़ा, लेकिन दूसरे लम्हे साई की आवाज़ के साथ ही इसके हलक से बेख्तियार हल्की सी चीख निकली और इसका जिस्म तेज़ी से पीछे की तरफ झुका ही था कि कटा कटा की आवाज़ों के साथ टाइगर के जिस्म के गिर्द लोहे के रॉड्स गायब हो गए, जबकि इमरान और सालेहा वैसे ही रॉड्स में जकड़े हुए बैठे थे। ये कारनामा सालेहा की जूती ने सरअंजाम दिया था। इसने वाकई इंतहाई महारत और पूरी कुव्वत से पैर को झटका देकर जूती फेंकी थी, और बावजूद इस बात के कि वो साइड पर थी, इसकी जूती बिजली किसी तेज़ी से रिचर्ड के सीने से जा टकराई थी और रिचर्ड का जिस्म जूती की ज़रब खाकर लाशौरी तौर पर पीछे की तरफ झुका, जिसके नतीजे में जाहिर है एक बटन पुश हो गया और इस तरह टाइगर रॉड्स की गिरफ्त से आज़ाद होने जाने में कामयाब हो गया। रिचर्ड झटका खाकर पीछे हटा और फिर तेज़ी से सीधा हुआ ही था कि टाइगर ने यकलख्त लंबी छलांग लगाई और दूसरे लम्हे वो रिचर्ड को पूरी कुव्वत से धकेलता हुआ दीवार से जा टकराया। और इसके साथ ही एक बार फिर कटा की आवाज़ें सुनाई दी और इस बार इमरान और सालेहा भी आज़ाद हो गए, और इसके साथ ही रिचर्ड के हलक से यकलख्त चीख निकली और वो हवा में हाथ पैर मारता एक धमाके से कलाबाजी खाकर नीचे फर्श पर जा गिरा।
टाइगर ने इसके संभलने से पहले ही एक कदम पीछे हटकर इसे गर्दन से पकड़कर मखसूस अंदाज में हवा में उछाल दिया था, जबकि इसकी मशीन गन इसके हाथ से निकलकर एक तरफ जा गिरी थी, जिसे बिजली किसी तेज़ी से सालेहा ने उठा लिया था। इमरान तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। रिचर्ड को हलाक ना करना और ये गन मुझे दो, इमरान ने दरवाजे के करीब रुककर कहा तो टाइगर ने झुककर तेज़ी से फर्श पर पड़े हुए रिचर्ड के सर पर एक हाथ रखा और दूसरा इसके कंधों पर रखकर इसने सर वाले हाथ को मखसूस झटका दिया तो रिचर्ड का तड़पता हुआ जिस्म एक ज़ोरदार झटका खाकर साकत हो गया, लेकिन इसका इंतहाई तेज़ी से बिगड़ता हुआ चेहरा दोबारा तेज़ी से नॉर्मल होना शुरू हो गया। जबकि इस दौरान सालेहा ने गन इमरान की तरफ उछाल दी थी। तुम दोनों यहीं रुकोगे, इमरान ने गन कैच करते हुए कहा और तेज़ी से दरवाज़ा खोलकर दूसरी तरफ आ गया। ये एक राहदारी थी जिसका इख्तिताम एक कमरे के दरवाजे पर हो रहा था। दरवाज़ा खुला हुआ था। इमरान दरवाजे के करीब एक लम्हे के लिए रुका, लेकिन दूसरी तरफ सकूत था, इसलिए इमरान तेज़ी से अंदर दाखिल हो गया। कमरा खाली था, जिसके सामने वाली दीवार में एक दरवाज़ा था जिसके बाहर एक और राहदारी नज़र आ रही थी। इमरान तेज़ी से इस दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसी लम्हे इसके कान में ऑस्कर की आवाज़ पड़ी, लेकिन आवाज़ हल्की थी और दाएं तरफ से आ रही थी। इमरान ने अपना सर बाहर निकाल कर देखा तो दाएं हाथ पर एक कमरे के खुले दरवाजे से ऑस्कर की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। इमरान राहदारी में दाखिल हुआ और दीवार के साथ लगकर इस दरवाजे की तरफ खिसकता चला गया। ऑस्कर शायद ब्लैक से बातें कर रहा था, क्योंकि इसे ब्लैक की आवाज़ भी सुनाई दी थी। इमरान दरवाजे के करीब जाकर रुक गया। लॉर्ड साहब का लहजा बता रहा है कि ब्लैक के इन्होंने तुम्हारी तजवीज़ को पसंद नहीं किया। मैं तवील अरसे से इनके साथ हूँ, इसलिए मुझे इनके लहजे से ही मालूम हो जाता है। लॉर्ड साहब को तुम ही समझाओ ऑस्कर, ये इमरान इंसान नहीं है। मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए अगर इससे इस तरह निजात मिल सकती है तो ये बहरहाल हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगी, ब्लैक ने जवाब देते हुए कहा। आखिरी फ़ैसला तो बहरहाल लॉर्ड साहब भी कर सकते हैं, लेकिन इमरान और इसके साथी तो रॉड्स में जकड़े हुए हैं और अंदर रिचर्ड भी मौजूद है, और रिचर्ड इंतहाई मोहतात और तेज़ आदमी है। फिर ये इमरान और इसके साथी कैसे हमारे लिए ख़तरा बन सकते हैं? मैं वजाहत नहीं कर सकता ऑस्कर। बहरहाल मैंने अपने तौर पर यह आखिरी कोशिश की है और अब ये तुम्हारी और लॉर्ड साहब की मर्ज़ी है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन अगर लॉर्ड साहब ने फ़ैसला तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ दिया तो फिर तुम्हारा क्या अमल होगा? चंद लम्हों की खामोशी के बाद ऑस्कर ने कहा, फिर मैं फेबन सोसाइटी से अलहदा हो जाऊंगा और बस। ब्लैक ने कहा, ओह, तुम्हें मालूम है कि इसका क्या नतीजा निकलेगा? मुझे मालूम है, लेकिन ये बता दूं कि मेरी सरकारी हैसियत भी है। ब्लैक ने जवाब दिया, ठीक है, लॉर्ड साहब आ जाएं, फिर देखेंगे कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। ऑस्कर की आवाज़ सुनाई दी। इसी लम्हे फ़ोन की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी और फिर रिसीवर उठा लिया गया। ऑस्कर बोल रहा हूँ, ऑस्कर की आवाज़ सुनाई दी। यस लॉर्ड, आपके हुक्म की तामील होगी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद ऑस्कर की आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही रिसीवर रखे जाने की आवाज़ सुनाई दी। सॉरी ब्लैक, तुम्हारा मशवरा रद्द कर दिया गया है और लॉर्ड साहब भी यहाँ नहीं आ रहे। इन्होंने हुक्म दिया है कि इन तीनों कैदियों को हलाक कर दिया जाए और साथ ही यह हुक्म भी दिया है कि तुम अपने हाथों से इनका खात्मा करोगे। तुमने लॉर्ड साहब से मेरी बात की थी? ब्लैक ने कहा, सॉरी, अब तो अहकामात दिए जा चुके हैं और तुम जानते हो कि फेबन सोसाइटी के ये उसूल हैं कि जब हुक्म दिया जाए तो इसकी तामील हर सूरत में होती है। सुनो ऑस्कर, मैं ये काम खुद नहीं कर सकता, अलबत्ता मैं यहाँ बैठा रहूँगा। तुम जाकर इन्हें हलाक कर दो और लॉर्ड साहब को कह देना कि ब्लैक ने इन्हें हलाक किया है। नहीं ब्लैक, ऐसा मुमकिन ही नहीं। मैं लॉर्ड साहब के हुक्म की तामील में किसी किस्म की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। चलो मेरे साथ। ऑस्कर की सख्त आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही कुर्सियाँ खिसकनी आवाज़ें सुनाई दी। ठीक है, तुम बैठो, मैं जाकर हुक्म की तामील कर देता हूँ। ब्लैक की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान ने गन कंधे से लटका ली। नहीं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, ऑस्कर ने कहा और फिर दरवाजे की तरफ कदमों की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान बिजली किसी तेज़ी से सीधा हुआ। इसी लम्हे ऑस्कर दरवाजे से बाहर आता दिखाई दिया तो इमरान किसी भूखे उकाब की तरह इस पर झपटा और फिर कमरा ऑस्कर और इसके पीछे आते हुए ब्लैक दोनों की चीखों और उकब में मौजूद कुर्सियों पर गिरने की आवाज़ों से गूंज उठा। वो दोनों इस अचानक रफ्तार की वजह से एक दूसरे से टकरा कर नीचे गिरे थे। ऑस्कर और ब्लैक ने नीचे गिरते ही इंतहाई फुर्ती से उठने की कोशिश की, लेकिन इसी लम्हे इमरान के दोनों बाजू एक बार फिर तेज़ी से हरकत में आए और इस बार वो दोनों ही हवा में उठते हुए किलाबाजियाँ खाकर सर के बल नीचे जा गिरे। इन दोनों के हलकों से बेख्तियार चीखें निकल गई थीं। नीचे गिरकर वो दोनों एक बार फिर उठने की कोशिश करने लगे, लेकिन फिर नीचे गिरे और इनके जिस्म तेज़ी से तड़पने लग गए। इन दोनों के चेहरे तेज़ी से बिगड़ते चले जा रहे थे। इमरान ने तेज़ी से झुककर पहले ऑस्कर के सर और कंधे पर हाथ रखकर
हाथों को मखसूस अंदाज में झटका और फिर इसने मुड़कर यही अमल ब्लैक के साथ दोहराया और इसके साथ ही इन दोनों के जिस्म साकत हो गए थे, लेकिन इनके तेज़ी से बिगड़ रहे हुए चेहरे अब नॉर्मल होने लग गए थे। इमरान ने एक तवील सांस लेकर इन्हें देखा और फिर इसने झुककर ऑस्कर को उठाया और अपने कंधे पर लादकर तेज़ी से कमरे से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद वो इस कमरे में पहुंच गया जहां इसके साथी मौजूद थे। इसे रॉड्स में जकड़ दो, इमरान ने कंधे पर लदे हुए ऑस्कर को एक कुर्सी पर डालते हुए कहा और फिर तेज़ी से दोबारा कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसने दोबारा पहले वाले कमरे में आकर फर्श पर बेहोश पड़े हुए ब्लैक को उठाया और इसे तेज़ी से अपने साथियों के पास ले आया। इसने इसे भी दूसरी कुर्सी पर डाला और फिर गन इसने टाइगर के हाथ में पकड़ा दी। टाइगर, तुम बाहर जाओ और पूरी इमारत की तलाशी लो। अव्वल तो मुझे यकीन है कि यहाँ और कोई आदमी नहीं है, लेकिन अगर कोई आदमी हो तो इसे हलाक कर दो और इसके साथ ही इस इमारत की मुकम्मल तलाशी लो। और टाइगर इस बात में सर हिलाता हुआ इमरान के हाथ से गन लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जबकि इमरान ने स्वालिहा की मदद से ब्लैक को रॉड्स में जकड़ा और फिर इसने फर्श पर बेहोश पड़े हुए रिचर्ड को भी उठाया और एक कुर्सी पर डाल दिया और स्वालिहा ने इसे भी रॉड्स में जकड़ दिया। क्या हुआ था? आपने वापसी में बड़ी देर लगा दी। इमरान ने इसे ऑस्कर और ब्लैक के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से आगाह कर दिया। ओह, फिर तो इन्हें जिंदा रखना हिमाकत होगी, स्वालिहा ने कहा। टाइगर वापस आकर रिपोर्ट देगा तभी इस बात का फैसला हो सकता है, इमरान ने कहा। और इसी लम्हे टाइगर अंदर दाखिल हुआ। बॉस, इमारत में और कोई आदमी नहीं है और इस इमारत में एक असलहे का ज़ेर ज़मीन बहुत बड़ा स्टोर है और बस। वैसे ये इमारत जजीरे की आबादी से हटकर साहिल समंदर पर है और दूर तक और कोई इमारत नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब है कि हमें इस काटा होटल से निकालकर बाकायदा यहाँ लाया गया था। ओके, तुम बाहर पहरा दो, मैं इनसे चंद बातें कर लूँ। और हाँ, फ़ोन पीस उठाकर यहाँ ले आओ और यहाँ इसका प्लग सॉकेट में लगा दो। इमरान ने उठाकर पहले ब्लैक का नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद किया और चंद लम्हों बाद ब्लैक के जिस्म में हरकत के तासुरात नमदार होने लगे तो इमरान ने हाथ हटाया और वापस आकर कुर्सी पर बैठ गया, जबकि स्वालिहा वैसे ही कुर्सी पर बैठी रही थी। चंद लम्हों बाद ब्लैक ने आंखें खोल दी। वो सिर्फ किसमिसा कर रख गया था, रॉड्स जो बंधे हुए थे। ओह ओह, तो मेरा खदशा दुरुस्त साबित हुआ, तुमने इन कुर्सियों से रिहाई हासिल कर ली, ब्लैक ने पूरी तरह होश में आते ही कहा। और इसके साथ ही इसने इधर देखा और फिर अपने साथ ऑस्कर और रिचर्ड को भी कुर्सी में जकड़े देखकर इसके मुंह से बेख्तियार एक तवील सांस निकल गई। मैंने तुम्हें इसलिए पहले होश दिलाया है ब्लैक कि तुम अब अपने वादे के बारे में क्या कहते हो। सॉरी इमरान, मैं नाकाम रहा हूँ। क्यों? इमरान ने जानबूझकर पूछा। वो दरअसल ब्लैक पर यह जाहिर ना करना चाहता था कि इसने ऑस्कर और इसके दरमियान होने वाली बातचीत सुन ली है। लॉर्ड लॉक्सन नहीं माना, इसके हुक्म की हर सूरत में तामील की जाती है। तो फिर अब तुम बताओ कि मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं? जो तुम्हारे जी में आए करो। मैंने बहरहाल अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि फैबन सोसाइटी भी बच जाए और मैं और ऑस्कर भी, लेकिन इन लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि इनका वास्ता किससे पड़ चुका है, ब्लैक ने जवाब दिया। अगर मैं तुम्हें रिहा कर दूँ तो तुम्हारा क्या रद्द-ए-अमल होगा? मैंने ऑस्कर को कहा था कि अगर मेरी बात ना मानी गई तो मैं फैबन सोसाइटी छोड़ दूँगा, लेकिन मुझे मालूम है कि फैबन सोसाइटी दरअसल मजहबी सोसाइटी है, इसलिए यहाँ फैबन सोसाइटी से अलहदगी का मतलब यकीनी मौत होता है। लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि मेरी सरकारी हैसियत है और फैबन सोसाइटी कम अज़ कम हुकूमत ग्रेटलैंड से दोबारा टकराने की हिम्मत नहीं करेगी, ब्लैक ने कहा। लेकिन तुम्हें अब कम अज़ कम ये तो मालूम हो गया होगा कि फैबन सोसाइटी अब पहले वाली सोसाइटी नहीं रही, अब ये इसराइली हुकूमत के ताबे हो गई है और अब इसका टारगेट ग्रेटलैंड का शाही निज़ाम नहीं बल्कि मुस्लिम ममालिक और ख़ास तौर पर पाकिस्तान बनेगा। हाँ, अब मुझे मालूम हो गया है। वैसे इस वक्त मेरा ख्याल था कि मैं इन्हें कायल कर लूँगा, लेकिन लॉर्ड ने जिस तरह तुम्हारी मौत का हुक्म दे दिया है, इससे मुझे यकीन हो गया है कि ये लोग अपनी मौत पर दस्तखत कर चुके हैं। मैंने तुम्हारे और ऑस्कर दोनों के दरमियान होने वाली बातें सुन ली हैं। लॉर्ड ने तुम्हें हुक्म दिया था कि तुम हम तीनों को अपने हाथों से हलाक कर दोगे और तुम तैयार हो गए थे। मुझे 100% यकीन था कि रिचर्ड तुम्हें संभालने में कामयाब नहीं हो सकेगा, इसलिए सूरत हाल वो नहीं होगी जो पहले थी। बाकी तुम जो चाहे सोच लो और जो चाहे अमल करो। तो मुझे फैबन सोसाइटी के हेडक्वार्टर और इसके बारे में पूरी तफसील बता दो, मैं तुम्हें खामोशी से यहाँ से रवाना कर दूँगा। सॉरी इमरान, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो कि मैं अलहदा तो हो सकता हूँ, लेकिन गद्दारी नहीं कर सकता। तुम मुझे बेशक गोली मार दो, लेकिन मैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। और दूसरी बात ये कि अगर तुम मुझ पर यकीन करो तो फिर असल बात यह है कि फैबन सोसाइटी के बारे में शायद पूरी तफसील ना ही लॉर्ड को मालूम होगी और ना ही ऑस्कर को। लॉर्ड इस सोसाइटी का चेयरमैन ज़रूर है और ऑस्कर के हेडक्वार्टर का इंचार्ज, लेकिन फैबन सोसाइटी का असल मरकज़ कहाँ है और कौन लोग इसके लिए क्या क्या काम करते हैं, इसका इल्म शायद इन दोनों को भी नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है ब्लैक? अगर ऐसा होता तो लॉर्ड और ऑस्कर की बात ना मानी जाती।
वो इस सोसाइटी से अपने मकासद तब्दील कैसे कर सकते हैं? हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है। असल में फेबन सोसाइटी सिर्फ हुक्म की तामील करती है और बस। लेकिन सोसाइटी क्या है और कहाँ है, इसका इल्म अगर लॉर्ड और ऑस्कर को होता तो ग्रेट लैंड की स्पेशल एजेंसी इसका सुराग बहरहाल लगा लेती। तुम तो स्पेशल एजेंसी के चीफ हैरिस को जो ज़ाती तौर पर जानते हो। इसने आज तक लाख टक्करें मारी, लेकिन वो असल आदमियों तक ना पहुंच सका। तो फिर ऑस्कर और लॉर्ड क्या करते हैं? इमरान ने कहा, लॉर्ड पॉलिसी बनाता है, जबकि ऑस्कर इस पॉलिसी के तहत अहकामात जारी करता है और फिर इसकी तामील होती है। लेकिन कहाँ और किस अंदाज में होती है, इसका इल्म लॉर्ड और ऑस्कर दोनों को नहीं होगा। ब्लैक ने कहा, ऑस्कर किसे हुक्म देता है? इमरान ने कहा, लेकिन इसी लम्हे पास पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। टाइगर ने फ़ोन पीस न सिर्फ इमरान के करीब मेज़ पर रख दिया था, बल्कि इसका प्लग भी सॉकेट में लगा दिया था। उम्मीद है तुम खामोश रहोगे। इमरान ने ब्लैक की तरफ देखा और ब्लैक ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान ने रिसीवर उठाया। यस, इमरान ने ऑस्कर की आवाज़ और लहजे में कहा, इन पाकिस्तानियों का क्या हुआ? इन्हें आपके हुक्म के मुताबिक ब्लैक ने गोलियों से उड़ा दिया है। तो फिर तुमने रिपोर्ट क्यों नहीं दी और तुम अभी तक वहाँ क्यों मौजूद हो? ब्लैक का ख्याल है कि इनकी तादाद सिर्फ 3 नहीं हो सकती, इसलिए वो इनके मज़ीद साथियों की तलाश पर काम कर रहा है और इसने ही मुझे मशवरा दिया है कि जब तक इसके साथी गिरफ्तार होकर यहाँ नहीं पहुँच जाते, हमें यहीं रहना चाहिए। इमरान ने ऑस्कर की आवाज़ और लहजे में कहा, इसे ये काम करने दो, लेकिन अब जबकि वो अहम आदमी इमरान ख़त्म हो गया है तो हमने अपने असल मकसद को हासिल करना है। इसलिए तुम दिबास को इतला कर दो कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपना मिशन शुरू कर दे और तुम हेडक्वार्टर में रहो ताकि दिबास से मिलने वाली इतलात मुझ तक पहुँचा सको। यस लॉर्ड, इमरान ने जवाब दिया और दूसरी तरफ से रब्ता ख़त्म हो गया तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। ये दिबास कौन है? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि दिबास फेबन सोसाइटी की वो अमली कुव्वत है जो किसी खुफिया मिशन पर काम करती है। ब्लैक ने कहा तो इमरान ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया और फिर उठकर वो ऑस्कर की तरफ बढ़ा। लेकिन दूसरे लम्हे इसका बाजू बिजली की सी तेज़ी से घुमा और ब्लैक की कनपट्टी पर इसकी मुड़ी हुई उंगली का हुक पूरी कुव्वत से पड़ा तो ब्लैक के हलक से बेख्तियार एक चीख निकल गई। इमरान का बाजू दूसरी बार घुमा और दूसरी ज़रब के बाद ब्लैक की गर्दन ढलक गई तो इमरान ने ऑस्कर का नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद ऑस्कर के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे तो इसने हाथ हटाया और वापस मुड़कर दोबारा कुर्सी पर आकर बैठ गया। चंद लम्हों बाद ऑस्कर ने कराते हुए आंखें खोल दी। इसने भी लाशऊरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन रॉड्स में जकड़ा होने की वजह से वो भी सिर्फ किस्मसा कर ही रह गया था। ये सब, ओह क्या मतलब, ये कैसे मुमकिन है? तुम तो कैसे रिहा हो गए? ऑस्कर ने पूरी तरह होश में आते ही पहले इधर उधर देखा और फिर सामने बैठे हुए इमरान और स्वालेहा को देखकर इसने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, तुम्हारा क्या ख्याल था कि तुम हमें इसी तरह रॉड में जकड़ कर गोलियों से उड़ा दोगे? तुम हमें नहीं जानते, लेकिन ब्लैक जानता था, इसलिए इसे मालूम था कि ये रॉड्स हमें बेबस नहीं कर सकते और ना ही तुम्हारा रिचर्ड। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? ये तो मुमकिन ही नहीं है। रॉड्स को खोलने और बंद करने के बटन तो सामने स्विच बोर्ड पर हैं और वहाँ तक तो तुम्हारे हाथ वैसे ही नहीं जा सकते। नहीं, ये सब नामुमकिनात में से है। ऑस्कर ने जवाब दिया। इसका लहजा बता रहा था कि वो किसी सूरत भी इस बात पर यकीन ही ना कर रहा था कि इमरान और उसके साथी रॉड से आज़ाद भी हो सकते हैं। तुम्हारी हैरत दूर करने के लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ, इमरान ने कहा और इसने रिचर्ड के स्विच पैनल के सामने खड़े होने से लेकर आज़ाद होने तक की सारी कार्रवाई बता दी। ओह ओह, वेरी स्ट्रेंज। ओह, तुम तो जादूगर हो। ओह, ब्लैक ठीक कहता था, ऑस्कर ने कहा और इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। सबसे बड़ा जादू अकल और इसका दुरुस्त तौर पर और बर मौका इस्तेमाल होता है, इमरान ने जवाब दिया तो ऑस्कर ने इस तरह से बात में सर हिला दिया जैसे इसे वाकई ईमान की बात पर यकीन आ गया हो। अब अगर तुम्हारी हैरत दूर हो गई हो तो अब बताओ कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए, इमरान ने अचानक सर्द लहजे में कहा तो ऑस्कर चौंक कर इमरान को इस तरह देखने लगा जैसे इसे पहली बार ख्याल आया हो कि वो तो आपस में दुश्मन हैं। तुम मुझे छोड़ दो, मेरा वादा है कि तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, ऑस्कर ने गड़बड़ाते हुए कहा।